recording. Okay, let's start discussing MCQs. तो देखो इसमें क्या था, XYZ लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स. कौन कौन सी? एक SCZ के अंदर है और एक DT के अंदर. एग्जाम्पशन किसके अंदर मिलेगी पहले ये बताओ. SCZ के अंदर. SCZ के अंदर, करेक्ट. DT वाला फुल्ली टैक्सेबल जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा उसके अंदर. SCZ की लिमिट क्या डेट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कब हुआ है वो 12 को. तो मतलब ये सेकंड स्टेज मतलब सेकंड उसमें फॉल करेगा, मतलब 50% वाली कैटेगरी के अंदर, विदाउट हमें कुछ और चेक करने वाला, मतलब 50% आएगा. जितना भी प्रॉफिट आएगा मतलब टैक्सेबल, उसका हम 50% टैक्सेबिलिटी में लेंगे. वो पहले को ध्यान रखना, वो प्रॉफिट तुम्हारी इनकम बनेगी, टैक्सेबिलिटी उसके ऊपर आएगी. अब देखो क्या लिख रखा है, फर्स्ट ना बस यहीं पे था. टोटल टर्नओवर ऑफ, क्या लिख रखा है यहाँ पे राधिका? XYZ लिमिटेड. XYZ लिमिटेड के पास क्या है? एंड यूनिट इन DT तो मैंने माइनस कर दिया था. अरे मतलब XYZ ये रही, इसके पास 2 यूनिट है. DTA की तुम्हें ये टर्नओवर बता रखी है, एक तुम्हें टर्नओवर इसकी बता रखी है, तो इसकी निकाल ली थी. हाँ निकाली थी. ये से निकल गई थी. 5 to 5 5. आएगी ना. 5 to 5 हाँ, राइट. फिर कैसे गलत हो गया? मैंने फॉर्मूला गलत लगाया होगा, मैं यही करती हूँ. फिर कैसे गलत हो सकता है? अरे फॉर्मूला क्या होता है वो? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर इनटू प्रॉफिट्स 80,000. मैंने 80 लाख इनटू 525 लाख डिवाइडेड बाय 85 जो पूरा का पूरा टर्नओवर है. अरे एक्सपोर्ट प्रॉफिट नीचे नहीं दे रखा, एक्सपोर्ट सेल्स 2,50,000 से SCZ की. क्या कर रही हो? एक्सपोर्ट सेल्स लेते रखे 250 डिवाइडेड बाय 525. एक्सपोर्ट सेल्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ DTA SCZ. ठीक है 80. ठीक है, समझ गई क्या गलती निकाल लो फॉर्मूला. 80 लाख इनटू कितने जीरो होंगे? 25 6080 में. हाँ जल्दी निकालो. आ गया 1.0476. ठीक है. आंसर वैसे देखो जल्दी में ना कई बार ये भी मार्क हो सकता है, जैसे मेरे से भी हो गया था 50%. मैंने बाद में मेरे को ध्यान आया कि 50% भी था वहाँ पे. तो वहाँ पे तो अपने पास कई बार ऑप्शन होता है अगर पेन से कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार जैसे अपने पास नहीं था मैंने तो कर दिया था. 50% ध्यान से लगाना था क्योंकि आंसर नीचे वाला आना था उससे. फिर बस ये था इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे बस ये ध्यान रखना था, यहाँ पे टोटल टर्नओवर दे रखी थी. फंसते तो यहाँ पे फंसना तो यहाँ पे फंसना था एक वो. फिर तो तुमने कुछ और सिली सा एरर कर दिया, 2 नंबर गवा दिए अपने पास यहाँ पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोल दो, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट डिस्कशन के लिए? मेरा ना 34 ना निकला नहीं था, वो मेरा 8.4 आया था. 34 ये वाला. हाँ ये अच्छा 8.4 आया था, मैंने 9.4 एक तो कर देखो, दिया था. हाँ पहली बात तो देखना एसएससी यहाँ पे चलो उन्होंने लिख दिया एलिजिबल एसएससी. अगर यहाँ ना लिखते तो पहले तुम्हें ये भी चेक करना था एसएससी कौन है, पार्टनरशिप फर्म या फिर मिस्टर वो कोई इंडिविजुअल है. पहले तो सबसे पहले ये चीज चेक कर दी, वो भी रेजिडेंट वाला, वो सब ये तुम्हें चेक करना था यहाँ पे. उसके बाद टर्नओवर चेक करनी थी. यहाँ पे 130 लाख, यहाँ पे वो 2 करोड़ के वो ध्यान रखना था कि यहाँ पे टर्नओवर एक्सीड कर गई तो चलो डाटा तो वैसे दे रखा है कि हम वैसे ना निकाल पाते अगर आगे होता तो. इस भी ध्यान से निकालना, यहाँ पे ध्यान रखना. फिर अब देखो क्या लिख रखा है, 25 लाख अकाउंट पे चेक, ये आ जाएगी 6% कैटेगरी के अंदर. 50 लाख कैश के अंदर है 8% कैटेगरी के अंदर. 25 लाख क्या है, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ये 6%. नीचे वाली अगर कोई हमें नहीं दे रखी तो ये भी 8% से जाएगा अगर फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं कर रखी तो. 6% से 50 जाए और बाकी कितना है 50 और हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 9.4 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो है. हाँ बोलो. देख एक सेकंड रुको ना, मैं गोले लगाती हूँ. हाँ 32 बताना था आपको, फर्नीचर वाला 32. अच्छा हाँ अब देखो 32 के अंदर एक चीज क्या थी, देखो मिस्टर उसने जो भी मिस्टर एक्ट है उसने क्या परचेज किया, पहले तो ध्यान रखना उसने क्या कौन सी एसेट परचेज की, मतलब रेट के लिए, क्योंकि फर्नीचर है यहाँ पे 10% लगेगा.
अगर कुछ ना गिवन होता तो हम 15% जनरल वैसे गिवन होता क्या परचेज किया, प्लांट होता तो 15 जो भी था 10% इस पे लगना था। मैंने ये गलत कर दिया था, यहाँ पे मैंने 15% ले लिया था, मैंने वो नहीं देखा 10% लगना था। अब आगे 10,000 कैश में की है तो ये अलाउड होती है कैश के अंदर परचेज करना 40A3 के अंदर अप टू 10,000, वो भी सिंगल डेट अप टू अ सिंगल पर्सन टू अ सिंगल बिल, वो सब वो 40A3 वाली। और 15 मई को क्या 15,000 किसे की है, बीआर चेक से, और 20,000 अकाउंट पे से, अकाउंट पे वाला तो फुल्ली अलाउड, वो 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा, सेक्शन 40A3 कह जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा बीच में डिसअलाउ 15,000, तो मतलब ये अलाउ ही नहीं माना जाएगा, तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा यहाँ पे। तो बाकी बचे 20 और 10 30,000। और यहाँ एक बार डेट भी ध्यान रखना है, चलो यहाँ पे तो पहले थी इस पे, वरना फिर हाँ, मैंने 5% डेट लग का ही जाता उस ध्यान पे दिया 10। था कि मतलब कभी वो डेट में मतलब ये तो दिक्कत ना 3 हो। चीजें ध्यान रखनी थी, 3-4 चीजें इस क्वेश्चन में। 10 बस इस पे 10% लगा के 33,000 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक ही मुद्रित का था लोग रख देते हैं, साइंटिफिक एसेट परचेज की थी रिसर्च के लिए 275, तो जितने भी साइंटिफिक हम उसी ईयर में डिडक्शन ले लेते हैं 100%, तो कॉस्ट क्या सारी डिसअलाउ, मतलब वो उस ईयर में अलाउ होती, तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी नील हो जाती है, लेकिन वो ब्लॉक में रहेगा फिर भी जब तक सारी एसेट्स सोल्ड नहीं हो जाती। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर डेप्रेशन अगर कोई ट्रीटमेंट भी करी होगी पीजीबीपी के अंदर, तो अगर वो कोई साइंटिफिक एसेट थी ब्लॉक के अंदर पार्ट रहेगी, वो मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर लॉस वाला वो अगर ट्रीटमेंट होता है वो भी ध्यान रखना वहाँ पे अगर कोई राइज होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई। 26 26। इसमें आपने बताया था पर मेरा आंसर निकला नहीं था उस टाइम पे, सैलरी वाला है। अच्छा अच्छा ये हाँ 25,000 तो हो जाएगा, और नीचे वाले ठीक में है। 5250 में से हम 1000 माइनस करेंगे ना, 4250 इंटू 12, क्यों 1000 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उनके बीच में लिंक है ना, हाँ तो फिर तो 1000 रुपीज माइनस। एक सेकंड रुकना। अच्छा तुम कह रही हो क्या लिंक है तो 1000 तक क्या होती है वो, बताना मेरे को एक बार। 1000 की वो मिलती है ना, उसको लेस करते हैं अगर वो क्या लेस मेंटेन्ड क्या हो होता या है वो? और उसकी बच्चा हम्म, मतलब उसके हो, क्या? हाँ क्या हाँ बोलते बोलो हैं, बोलो। मतलब अगर वो स्कूल या उसके बीच में एम्प्लॉयर के बीच में कोई टाइड अप हो, या तो जो चिल्ड्रन है वो एम्प्लॉय का खुद का हो, हाँ तो दोनों दोनों चीज है यहाँ पे तो। एक सेकंड रुको। Employee paid for message ना total। हम्म 50। हाँ वैसे सही कहा, लेकिन अब देखो सही कहा तुम्हारा, जैसे 100 वहाँ पे अगर तुम डिस्क्रिप्शन में उसमें करती तो 1000 लेती, बस यहाँ पे इन्होंने एक गलत ले लिया, 750 नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब देखो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देखो ये तो तुम्हें पता है टैक्सेबल नहीं होगा, ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। ये तुमने टैक्सेबल किया था? नहीं नहीं, मैंने ये 25,000 टैक्सेबल दिया नहीं था होगा। आंसर। हाँ 25,000 दे दिया तुमने, तो मतलब अब और मेरे को आंसर लगा सारे कि अभी तक आ सकते हैं। अगर तुम 4250 लोगे तो ले 42450, 4250 इंटू 12 71 आ कितना आ रहा है। जाएगा? है रुको एक बार, 4250, मेरा कैलकुलेटर तो कुछ और दिखा रहा है। टोटल टोटल हाँ टोटल कितना 76 आ रहा है? 76 76। हाँ अब तुम मेरे को बस ये बता के दिखाओ 76 से तुम्हारा नीचे आंसर जा सकता है कि, अगर देखो मेरे को मान लिया क्वेश्चन गलत है, नीचे आंसर जा सकता है, मेरे को ये बता दो नहीं नहीं 76 जा से। सकता, फिर 79। इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना, इससे ज्यादा डिडक्शन तो नहीं मिलेगी कहीं भी एग्जाम्पशन कुछ और भी? नहीं क्योंकि अगर ये बात को अगर मान लो 76 अगर 16,000 मान लो, वैसे इसने पूछा था चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरी कितना है, मतलब तो मैं सैलरी के अंदर 50 कितना टैक्सेबल होगा। अगर मान लो अगर वो भी, मैं वही कह रहा था, अगर वो भी अगर गिवन नहीं है यहाँ पे वो आंसर भी है अपने पास। क्वेश्चन में गलती है मतलब। हाँ क्वेश्चन में एरर है, लेकिन फिर भी देखो 79 बच्चा, देखो ये तीन ऑप्शन फिर भी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल ही, 50,000 लेने के बाद भी अगर डिडक्शन लेने की अगर कोशिश करो तो भी नहीं है, वरना यहाँ पे सैलरी गिवन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी लेना जब सैलरी गिवन होगी वहाँ पे तुम्हें। सैलरी क्योंकि सैलरी में से मिलती है, सैलरी में से ऐसे थोड़ी ना पार्ट के तो कंपोनेंट है सैलरी का तुम्हारी, मतलब है वो बेसिक उनके आगे मिला के,
तो देखो 79 अभी देखो सीधा लॉजिक लगा सकते हो 7 अगर ये क्वेश्चन मान लिया क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे तो फिर भी अब तो थोड़ा लॉजिक लगा के करती तो 79 बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हो गए सारे। हो गए सारे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मेरे को याद आ गया था, वो नीचे वाला मैंने देखा था अभी, एक बार बस रिकॉल वो थोड़ा सा करवाना था। एसटीटी वाला था ना एक, ये अच्छा वाला वो आपने बता दिया था 36। इसलिए मैंने पूछा हाँ नहीं। मतलब हाँ चलो मैं बता देता हूँ। देखो अब इसमें क्या था, मिस्टर क्या सैलरीड एम्प्लॉय था, उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी शेयर्स के अंदर। इक्विटी शेयर आने के बाद चलो अभी यहाँ से कुछ लिंक अभी ना बनता। हु इज बेनिफिट अवेलेबल इन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। अब देखो एसटीटी के हम कहाँ जाते हैं, पीजीबीपी में जाते हैं या भी जाते हैं कैपिटल गेन्स के अंदर, और कहीं नहीं जा सकते थे तुम। पेड बाय हिम ऑन सेल एंड एक्विजिशन। अब सेल किया तो तुमने, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, सैलरीड एम्प्लॉय था, सैलरीड था ना, हाँ सैलरीड एम्प्लॉय है तो जाएंगे हम कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में जा नहीं सकते। अब उसने क्या सेल और परचेज में किया एक्विजिशन दोनों, मतलब परचेज एंड सेल के टाइम पे, तो उसके इसमें क्या जाएंगे हम। अब इस पे चेक करेंगे कैपिटल गेन्स 112A वाला है या 11A वाला है, वहां पे तुम्हें चेक करना है। इक्विटी शेयर है तो उस पर अप्लाई है, लॉन्ग टर्म है, और उसमें क्या है 112A के अंदर जाओगे तो लॉन्ग टर्म। अगर 12 मंथ से देखो 12 मंथ से कम होते तो ये चली जाती है 111A के अंदर। तो मतलब फिर अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो नीचे वाला आंसर होता। अब ये लॉन्ग टर्म है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये वाला बस सी है इसके अंदर। ये ध्यान रखना क्योंकि 12 मंथ से कम होता तो नीचे वाले के अंदर चली जाती। वो जो मुझे जैसे आंसर मैं कह रहा था ना तभी, अगर 12 मंथ से कम होता तो कह रहा बेनिफिट है तो 10% वाला है। ये थोड़ी ना 14 मंथ से होता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। शॉर्ट टर्म वाला होता है 1 1 के अंदर 15% से टैक्सेबल। वो ध्यान रखना था बस इस क्वेश्चन के अंदर। चलो अब नेक्स्ट जल्दी से मैं स्टार्टिंग से जितने डिस्कशन हो पाएगी उतने करते थे। टाइम थोड़ा सा पड़ा अपने पास, क्वेश्चन 1 से कर देते हैं जितने भी डिस्कशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट था। ये रहा। अब देखो क्वेश्चन 1 के अंदर क्या है, इसके अंदर बस एक डेट ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1/4 अगर 21 को बोर्न हुआ है कोई पर्सन तो उसको एक डे प्रीवियस माना जाता है इनकम टैक्स के पर्पस के लिए। तो मतलब वो 31 मार्च को हुआ होगा तो उसकी एज बढ़ जाएगी, तो उससे उसकी एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी। इसके अंदर ये था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है एमसीक्यू के अंदर, इसके अंदर तुम्हें बस वो इसकी वो कि यार रखनी स्लैब लिमिट 0 to 10, 10 to 20, फिर 20 मतलब वो एक्सीड कर जाएगी आगे, वो बस ध्यान रखनी है। यहाँ पे मार्जिन, अब क्वेश्चन के अंदर देख लेना पूछा गया इस क्वेश्चन में ये था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ नॉट टैक्स लायबिलिटी। कई बार जल्दी जल्दी में अमाउंट देखते हैं टैक्स लायबिलिटी, वो कई बार वैसे चलो इतना ना होता फिर भी हम टैक्स लायबिलिटी निकालने कंप्यूट करने लग जाते हैं, थोड़ा बस वो ध्यान रखना है यहाँ पे। और एक इसके अंदर क्या है टर्नओवर कंपनी का 450 करोड़। तो कौन सा टैक्स कौन सा रेट लगता है 450 लाख क्या था। हेलो, हाँ भैया 450 करोड़ पर कितना लगता है कितना 25%। सरचार्ज। सरचार्ज फिर इसकी इनकम कितनी थी 10 करोड़ थी ना तो 12% लगेगा। 12%। और मतलब वैसे नॉर्मल तो लिमिट पे 7%। और लोअर, हाँ 7 और 12 ठीक है करेक्ट, बस यही था। सरचार्ज की लिमिट ध्यान रखनी है अपनी कंपनी के ऊपर, वो सबके ऊपर। और ये 18 ईयर 19, क्योंकि तुम्हें वैसे 18 19 ईयर देंगे, लेकिन अगर कंफ्यूज करना चाहेंगे तो बस वो कर सकते हैं जैसे 50, यहाँ पे 450 लाख कर देंगे, 450 लाख करोड़ हमने देखना है ना, बस यहाँ पे कंफ्यूजन होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वैसे इसमें ये ध्यान रखना था क्या ये एलएलपी है, बस ये ध्यान रखना था यहाँ पे। बाकी फिर आगे तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी और वो उस पर मार्जिनली वो कंप्यूटेशन जाएगी उसकी। मैं ध्यान से ये करना था कि कहीं एसएससी नॉर्मल कर दोगे तो आंसर फिर आएगा नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ अभी भी नॉर्मल करके निकाल रही थी। मैं भी ये करा था, मतलब मैंने बाद में ध्यान दिया एलएलपी है। कोई नहीं, पर तभी अब देखो इससे ये ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या एसएससी चेक करना है, एसएससी कौन है। अब नेक्स्ट क्या है एजेड। अभी देखो ये क्या असेसिंग ऑफिसर जो सेक्शन 69 वाली रेट्स होती है ना 60% + 25 + 4, उसमें एज मैटर नहीं करती, उस पर डायरेक्ट लगता है 60, 25 और 4%। और तुम्हें मतलब ऐसे इकट्ठे मत कर देना 70 जैसे वो टोटल निकाल के, पहले 60% फिर ऐड लिखोगे सरचार्ज @25%, फिर लिखोगे 4% मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन @4%। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखता, अगर कोई क्वेश्चन अगर आ रखे वहां तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा। क्या तो तुम ऐसे लिख दो 60% नीचे ये स्लैब रेट मतलब नॉर्मल रेट है, 25% सरचार्ज 4% सेस। और इसने मतलब कोई वो नहीं बताया था सेटिस्फैक्टरी रीजन, तो पूरा का पूरा वो टैक्सेबल हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर उसमें बुक, क्योंकि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं था। नेक्स्ट, अब देखो ये अगर रेजिडेंशियल का अगर तुम्हें चेक करना है ना, सबसे पहले क्या रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना, मतलब सिटीजनशिप चेक करनी है उसके अंदर, क्योंकि 2 एग्जाम्पशन पहले देखना, 2 एग्जाम्पशन उस पर एप्लीकेबल होंगी कि नहीं होंगी, फिर उसके आगे जाना। मतलब पहले सबसे पहले तुम्हें एक रेजिडेंस में देखनी है एग्जाम्पशन के अंदर कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा,
फिर उसके अंदर आगे देखना कि फिर वो आगे देखना 180 मतलब इसी से दिखेगी 181 वाली मतलब 182 लगेगी या वो 60 वाली भी लगेगी। तो वहाँ फिर उसके आगे जाना कि फिर आगे जाना आर ओ आर है कि नहीं है। कई रेजिडेंट पे आंसर अपना खत्म मत कर देना पेपर के अंदर, इसके आगे भी हमें जाना होता है। कई बार ये गड़बड़ी हो जाती है कि हम ये आगे नहीं जाते, इसके आगे भी जाना अपना आंसर पूरा लिखना। अगर ये भी नहीं जा रही ना क्योंकि तुम अमेंडमेंट आ रखी है 50 लाख वाली, अगर वो लग रही है 120 डेज वाली, तो वो भी एक बार चेक कर लेना पेपर के अंदर अपनी। और ये वर्डिंग ना थोड़ी सी ध्यान से रीड करना, नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 मतलब एक में रेजिडेंट था, तो बस वो ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट के अंदर वही सेटिस्फैक्टर कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन जितना कर पाया वो उतना बच जाएगा, जितना नहीं कर पाया वो उतना टैक्सेबल हो जाएगा 60/25/4। इसके अंदर तो अब रिबेट की कंडीशन पूछ रखी है, क्या एक 5 लाख लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम, ये 350 की कोई नहीं है, 80 ये 5000 की नहीं होती। और देखो देखो सीधी सी बात है, देखो इसमें क्या पूछ रखा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है ना। अब देखो तुमने फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर दिया, तो तुम अगर जैसे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं ना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उसको कैंसिल कर दो, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। सी अब नहीं हो देखो क्या बचे, हाँ बी और डी। अब बी और डी में देखो सबसे पहले कॉमन पॉइंट कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट कॉमन है ना, सकता। फिफ्थ पॉइंट कॉमन है, या फिर देख लो सिक्स या फोर्थ देख लो कोई भी एक पॉइंट। क्योंकि अगर फोर्थ सही हो गया तो डी वाला आंसर हो जाएगा, वरना बी आएगा आंसर। अब 4 पॉइंट चेक करो क्या लिख रखा है, रिबेट अंडर 4087 अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पशन टोटल इनकम। टोटल इनकम से मिलती है, टैक्स लायबिलिटी से मिलती है, तो टैक्स लायबिलिटी से मिलती है हमें। तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, अब बचा बी था, टैक्स बस खत्म। एक ऑप्शन चेक किया, उसके बाद नीचे कंपैरिजन किया, वो सारी कंडीशन के एक बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है, स्पीड में ऐसे करते हैं इसको। नीचे हाँ जल्दी से करो, इसके अंदर अब देखो डेट्स के अंदर चेक करनी थी वो कहाँ से आ रहा है, तो जितना अगर रेजिडेंट बन गया वो सब उसके अंदर चेक करनी थी लिमिट वगैरह यहाँ पे, किसके अंदर जहाँ से अगर इंडिया वाली रिसीट टैक्सेबल होगी, दुबई वाली होगी, वो सब है इसके अंदर। ये वाला था 12,500, 15,000 इंटरेस्ट है, इसके अंदर से मिल जाएगी हमें टीटी ए के अंदर से डिडक्शन 35 ईयर है तो 10,000 की मिल जाएगी 5,000, तो 1255 टैक्सेबल हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आर एन ओ आर के लिए जितना इंडिया में होगा बॉन्ड्स, अगर वो आगे तुम्हें वो चेक करनी होगी कि अगर वो इंडियन पर्सन मतलब बिजनेस के लिए था कि प्रोफेशन के लिए इंडिया के अंदर वो सब, तो वो इसमें यहाँ पे बिजनेस है नहीं तो इंटरेस्ट है, तो जितना इंडिया में रिसीव हुआ होगा उतना टैक्सेबल 1/4 1 लाख। कैपिटल गेन इन इंडिया है चाहे कहीं मिला हो, इंडिया में है तो सारा टैक्सेबल, क्योंकि कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर थी, तो 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, ये सीडीसी वाली लिमिट वो चेक करनी है हमें, सीडी की कि डेट ऑफ, राधिका बताना डेट एक्सक्लूजन करनी होती है इंक्लूड करनी होती है हमें, जिस दिन वो जा रहा है साइन इन साइन ऑफ कर रहा है। एक्सक्लूड करनी होती है। एक्सक्लूड हाँ। किस में से, मतलब वो आउटर इंडिया मानी जाती है, इन इंडिया मतलब क्या कहना चाहती हो, क्योंकि कई वो 365 डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, कई डायरेक्ट वो निकाल के कर लेते हैं। दो अलग अलग आंसर होंगे दोनों केसेस में। मतलब हैं? वैसे तो उसको, मतलब अगर कोई 360, हाँ हाँ। वैसे वो काउंट इंडिया के अंदर ही होती है वो दोनों की दोनों डेट, पर हम उसको दूसरे तरीके से निकालते हैं, 365 में से माइनस करते हैं तब उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है हाँ। नेक्स्ट आगे आर और वाली वो चेक करनी थी यहाँ पे, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स यहाँ पे दे रखे 10 लाख 15 लाख एक्सीड करनी चाहिए थी, और 120 डेज एक्सीड करिए, लेकिन डेज एक्सीड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस ये चेक करना है तुम्हें। अब ऑस्ट्रेलियन कंपनी से मिला है तुम्हें इन इंडिया बोर्ड टू इंडिया, मतलब रेमिटेंस, रेमिटेंस किसके लिए भी टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर क्या डिविडेंड इनकम बोर्ड फॉरवर्ड है ना, अगर करंट ईयर में होती तो आर के लिए टैक्सेबल हो जाती, रेमिटेंस किसके लिए नहीं थी। अब अगर कोई मतलब इंडियन सिटीजन है, अगर कोई बाहर काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो कोई पर्सन हो सिटीजन है, तो वो उसके लिए क्या होगी, सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, परक्विजिट अलाउंस एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे प्रोविजन बस ध्यान रखना है। इसके अंदर भी वही था, क्या था 1920 के अंदर आर एन ओ आर था, इसके अंदर आर ओ आर था, मतलब 2021 के अंदर, तो हमें ये इनकम कब हुई थी 1920 के अंदर, वो भी कनाडा के अंदर, तो आर एन ओ आर के लिए टैक्सेबल नहीं थी, तो यस 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 तो हो नहीं सकता बिल्कुल ही। करंट ईयर में मिली नहीं तो पिछली ईयर मिली थी, तो पिछली ईयर का यहाँ पे है नहीं, यस टैक्सेबल होनी नहीं फिर भी, तो नो आंसर ही होना था वैसे तो, आगे करने की जरूरत नहीं थी। अगर फिर भी एसेस करना होता था तो 1920 में भी एग्जाम होती है, मतलब तो दोनों के अंदर, लेकिन ईयर एक बार देख लेता, जैसे 1 लाख अगर 2021 में होती थी तो 70,000 आंसर हो जाता है 2021 के अंदर, ये आंसर हो जाता फिर। नेक्स्ट, इसके अंदर तो हमें वही, अब वही जो तीन अभी रेजिडेंशियल की थी वो चेक करनी थी, सबसे पहले यहाँ पे वही
जो भी बताई थी ऊपर, वो सारी चीजें ध्यान से चेक करनी होती है, लम्बा कितने डेज आ रहे हैं वो सब कंप्यूटेशन। सिक्किम इज एंड इंडिविजुअल के लिए कितनी कौन सी इनकम होती है एग्जाम, राधिका? एग्जाम जो वो मतलब अगर कोई इनकम कर रहा है वो सिक्किम में, या कोई डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आउट मतलब कि इंडिया में कहीं पे भी कर रहा है। करेक्ट। अब एक बस ये इस क्वेश्चन है, ये भी तो था अपना क्वेश्चन, ये भूल गया था पा। 60% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड था यहाँ पे। एक क्वेश्चन में क्या था देखो, हाँ इनकम अगर सैपलिंग वाली है वो तो एग्जम्प्ट ही होती है 10(1) के अंदर, एग्रीकल्चर इनकम। अब बाकी हमें चेक करना था थर्ड और फोर्थ। देखो क्या फर्स्ट आंसर सही है, देखो ऐसे देखना, जब भी ऑप्शन वाले रखे हो ना, देखो फर्स्ट आंसर सही है तो बाकी कौन से हट जाएंगे, बी ऑप्शन हट गया अभी तो। अब बाकी हमने चेक करना है सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी तीनों है। तो पहले फोर्थ देख लो एक बार, क्योंकि फोर्थ दो के अंदर मतलब एक थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा, वरना फोर्थ देखते हैं। while computing income tax liability aged 50 years, agriculture income is required to be added. Income only if net agriculture income exceed 5,000. ऐड तभी करेंगे जब 5,000 से एक्सीड करेगी। एंड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, बस ये ध्यान रखना था यहाँ पे, अगर अगर थर्ड पॉइंट भी रीड करोगे तो वहाँ इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग, क्योंकि हमें एक्सक्लूडिंग चेक करनी होती है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी तभी आएगी अगर अदर देन फॉर एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी टू बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर जा रही है तो। क्योंकि ये ध्यान रखना, ये यहाँ 50 है दे रखा है, तभी 250 आ रखा है नीचे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 63 लाख हो जाता है, कोई ये भी ध्यान रखना था कि 60 है तो 250 गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर वो कहीं अगर घुमाने लगे तो 60 है और वहाँ पे 60 है कर देंगे ऊपर, यहाँ 250 कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ये भी मतलब ये भी नहीं आएगा। तो मतलब फोर्थ आंसर भी होएगा अपना। अब फोर्थ आंसर ए में नहीं है। अब बचा आपको सेकंड असेस करना है। अब यहाँ पे क्या था, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव क्या आता है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो सेकंड हमारा क्या था, टैक्सेबिलिटी एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती हमारी सेकंड वाली। तो ये ऑप्शन भी कट जाता, तो बचा ऑप्शन सी था। SCZ वाला कर लिया 20th। 25th ये अपन ने मतलब पहले भी कर रखा है, मैं अभी टाइम इतना है नहीं, आगे और करवा देता हूँ। 60% इसके अंदर बस HRA की वो तीन लिमिट ध्यान रखनी है, क्या एक्चुअल HRA रिसीव्ड वो, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर आता है बेसिक प्लस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सप्लाई प्लस 1% फिक्स टर्नओवर वाला जो बनता है, तो मतलब 1% भी एडिड हो जाएगा यहाँ पे। और क्या था इसके अंदर, और न्यू दिल्ली और वो 4 मेट्रो स्टेट्स है, तो उसके अंदर 50% की लग जाएगी, प्रोविजन रिकॉल करवा दिया। इसके अंदर क्या जब इंक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा होता है तो